तीन लोग, एक टीवी एग्जीक्यूटिव, एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस और एक ट्रेन्ड नेवी ऑफिसर। कहानी प्यार की लगती है, लेकिन इसका अंत हुआ एक किचन के चाकू से, एक कटे हुए शरीर से और एक जंगल में लगी आग से। मई 2008 में नीरज ग्रोवर नाम का एक 26 साल का टीवी एग्जीक्यूटिव मुंबई से अचानक गायब हो गया। और जो सच सामने आया वो भारत के सबसे खौफनाक मर्डर केसों में से एक बन गया। यह है नीरज ग्रोवर मर्डर केस, एक ऐसा केस जिसमें जुनून, जलन और शक तीनों ने मिलकर एक जिंदगी खत्म कर दी। इस कहानी को समझने के लिए आपको इसके 3 किरदारों को समझना होगा। लेकिन इससे पहले कि आप उन्हें जाने, ये याद रखिए, इस कहानी में कोई भी पूरी तरह मासूम नहीं था। नीरज ग्रोवर एक सच्ची सक्सेस स्टोरी था। छोटे शहर से बड़े सपने लेकर मुंबई आया और अपनी मेहनत से उन्हें सच कर दिखाया। सिर्फ 26 साल की उम्र में वो सिनर्जी एड लैब्स जैसे एक बड़े प्रोडक्शन हाउस में एसोसिएट क्रिएटिव हेड था। और क्या आप 5वीं पास से तेज हैं जैसे बड़े शोज की कास्टिंग देख रहा था। दोस्त उसे एक ऐसा इंसान बताते थे जो हमेशा दूसरों की, खासकर नए लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। और इसी दरिया दिली ने उसे मारिया सुसाईराज तक पहुंचाया। मारिया, जो कि एक एक्ट्रेस थी, जो टीवी की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसकी मुलाकात नीरज से एक ऑडिशन के दौरान हुई। उसे रोल तो नहीं मिला, लेकिन नीरज ने उसका स्ट्रगल देखा। एक दोस्त के नाते नीरज ने उसकी मदद करने का फैसला किया। वो उसका मेंटर बन गया, उसका गाइड, उसका दोस्त। नीरज के मन में मारिया के लिए सिर्फ दोस्ती से ज्यादा कुछ था, ऐसा पुलिस और दोस्तों का मानना था। लेकिन मारिया हमेशा कहती थी कि वो सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई और भी था। मारिया की सगाई कोच्चि में तैनात एक नेवी लेफ्टिनेंट एमिल जेरोम मैथ्यू से हुई थी। जेरोम मारिया से बेहद प्यार करता था, लेकिन उसके प्यार में एक जुनून था, एक शक था। उसे मारिया की मुंबई की जिंदगी से नफरत थी, खासकर इंडस्ट्री के मर्दों से उसकी दोस्ती से। और नीरज के साथ मारिया की बढ़ती दोस्ती उसके शक की आग में घी का काम कर रही थी। ये एक खतरनाक ट्रायंगल बन चुका था। एक मददगार दोस्त, एक एम्बिशियस एक्ट्रेस और एक हद से ज्यादा जलने वाला मंगेतर। और इस कहानी का स्टेज तैयार हुआ मुंबई के एक नए अपार्टमेंट में, एक ऐसी जगह जिसे एक नई शुरुआत का प्रतीक होना था, लेकिन जो एक भयानक क्राइम सीन में बदल गई। 6 मई 2008 की शाम नीरज ग्रोवर मलाड में मारिया के नए अपार्टमेंट में उसकी मदद करने गया। वो रात वहीं रुक गया। मीलों दूर कोच्चि में एमिल जेरोम मैथ्यू अपने मंगेतर मारिया से फोन पर बात कर रहा था जब उसने बैकग्राउंड में एक मर्द की आवाज सुनी। मारिया ने उसे बताया कि वो नीरज है, जो उसे शिफ्टिंग में मदद कर रहा है। जेरोम के लिए यह उसके सबसे बड़े डर का सच होना था। जलन में पागल होकर उसने मारिया को हुक्म दिया कि वो नीरज को फौरन घर से बाहर निकाल दे। लेकिन जेरोम सिर्फ इंतजार करने वालों में से नहीं था। उसने आधी रात को अपने नेवल बेस पर बिना बताए मुंबई के लिए फ्लाइट बुक की और 7 मई की सुबह करीब 7:30 बजे वो मारिया के दरवाजे पर खड़ा था। जैसे ही मारिया ने दरवाजा खोला, जेरोम उसे धकेल कर सीधा बेडरूम में घुस गया और वहां उसने नीरज को देखा। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हुई और जल्द ही हाथापाई में बदल गई। गुस्से और शक में अंधा होकर एक ट्रेन्ड नेवी ऑफिसर जेरोम सीधा किचन की तरफ भागा। उसने वहां से चाकू उठाया और वापस बेडरूम में आकर नीरज पर एक के बाद एक कई वार कर दिए। कुछ ही पलों में नीरज ग्रोवर की मौत हो चुकी थी।
उसके सपने और उसकी जिंदगी उस नए अपार्टमेंट के फर्श पर खत्म हो गए। मुंबई का सपना एक भयानक हकीकत में बदल चुका था और मारिया और जेरोम के लिए ये खौफनाक मंजर तो बस एक शुरुआत थी। नीरज ग्रोवर की लाश बेडरूम में पड़ी थी और जेरोम का गुस्सा अब एक ठंडे डर में बदल चुका था। अब उसके सामने एक ही मकसद था, नीरज ग्रोवर की लाश और उसकी हिंसक मौत के हर सबूत को हमेशा के लिए मिटा देना। इसके बाद उन्होंने जो किया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। कत्ल के कुछ ही घंटों बाद सुबह करीब 11 बजे मारिया सुसाइराज मलाड के एक मॉल में गई। उसकी शॉपिंग लिस्ट डरावनी थी। बड़े ट्रैवल बैग, नए बेडशीट और पर्दे, एयर फ्रेशनर और एक और चाकू। अपार्टमेंट वापस आकर उन्होंने अपने प्लान के सबसे घिनौने हिस्से को अंजाम दिया। उन्होंने नीरज की लाश को बाथरूम में घसीटा। वहां एमिल जेरोम ने कथित तौर पर उस लाश के टुकड़े किए और जब वो ये कर रहा था तब मारिया उन टुकड़ों को प्लास्टिक के बैग में पैक कर रही थी, जिन्हें बाद में उन बड़े ट्रैवल बैग्स में भरा गया। मीडिया ने बाद में यह दावा भी किया कि लाश के 300 से अधिक टुकड़े किए गए थे। हालांकि जज ने इसे एक बढ़ा चढ़ाकर बताई गई बात कहकर खारिज भी कर दिया। इस सब के बीच उन्होंने क्राइम सीन को पूरी तरीके से साफ किया, खून के धब्बों को मिटाने के लिए दीवारों पर नया पेंट किया और पुरानी चादरों और पर्दों को नए से बदल दिया ताकि जो हुआ उसका कोई भी निशान न बचे। आखिरी कदम था लाश को ठिकाने लगाना। मारिया ने एक दोस्त के साथ उसकी कार उधार ली। बिल्डिंग के चौकीदार ने बाद में गवाही दी कि उसने दोनों को 2 भारी बैग कार में रखते देखा। शाम करीब 4:30 बजे वो नीरज के अवशेषों को कार की डिग्गी में रखकर शहर के बाहर निकल गए। रास्ते में वो एक पेट्रोल पंप पर रुके, लेकिन कार के लिए नहीं बल्कि जर्किन कैंस में पेट्रोल भरवाने के लिए। वो मुंबई के बाहर मनेर के पास एक सुनसान जंगल में गए। वहां उन्होंने बैग्स पर पेट्रोल डाला और उनमें आग लगा दी। उन्हें लगा कि आग की लपटें नीरज ग्रोवर के हर निशान को मिटा देगी। उन्होंने सोचा कि उन्होंने एक परफेक्ट मर्डर किया है, लेकिन वो गलत थे, क्योंकि परफेक्ट मर्डर सिर्फ फिल्मों में होते हैं। कई दिनों तक मारिया और जेरोम को लगा कि वो बच गए हैं, लेकिन नीरज ग्रोवर कोई एक ऐसा इंसान नहीं था जो यूं ही गायब हो जाए। जब 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक उसे कोई ढूंढ नहीं पाया तो उसके परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शुरुआत से ही सबने पुलिस को एक ही नाम बताया, मारिया सुसाइराज। वो आखिरी इंसान थी जिसे नीरज के साथ देखा गया था। जब पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया तो उसकी कहानी लगभग तुरंत ही बिखरने लगी। पहले तो उसने कुछ न पता होने का नाटक किया। हाँ, नीरज उससे मिलने आया था, लेकिन आधी रात को ही एक पार्टी के लिए चला गया था। उसने यही बात नीरज के दोस्तों को भी बताई, ये दावा करते हुए कि नीरज गलती से अपना फोन उसके घर छोड़ गया है। 10 दिनों तक वो इसी कहानी पर अड़ी रही, लेकिन वो एक गलती कर बैठी थी, एक डिजिटल गलती। पुलिस ने नीरज के फोन रिकॉर्ड्स खंगाले। डेटा से पता चला कि 7 मई की शाम को, जिस दिन वो कथित तौर पर मारिया के अपार्टमेंट से निकल चुका था, उसका फोन मनोर के पास एक सेल टावर से कनेक्ट हुआ। ये वही इलाका था जहां उन्होंने लाश जलाई थी। एक बड़ी गलती में मारिया ने लाश को ठिकाने ले जाते वक्त नीरज के फोन पर आई एक कॉल का जवाब दे दिया। हालांकि उसने तुरंत फोन कट कर दिया था, लेकिन पुलिस के लिए उसकी लोकेशन पता करने के लिए ये काफी था। उसके झूठ एक एक करके सामने आने लगे। कार उधार लेने की कहानी झूठी निकली। फिर मॉल से की गई खरीदारी की रसीदें सामने आई। बड़े बैग, चाकू, नई बेडशीट, ये एक लीपा पोती की शॉपिंग लिस्ट थी। चौकीदार ने उन्हें भारी बैग ले जाते देखने की पुष्टि की। पेट्रोल पंप वाले ने उन्हें पहचान लिया। पहेली के टुकड़े अब जुड़ रहे थे। सबूतों के पहाड़ के सामने मारिया सुसाइराज आखिर टूट गई। उसने कबूल किया, लेकिन अपनी कहानी का एक नया वर्जन सुनाया। उसने कहा कि कातिल जेरोम था और उसने मजबूरी में अपनी जान बचाने के लिए उसकी मदद की।
उसके कबूलनामे के आधार पर मुंबई क्राइम ब्रांच ने एमिल जेरोम मैथ्यू को गिरफ्तार कर लिया। तलाश खत्म हो गई थी, लेकिन इंसाफ की लड़ाई अब शुरू हुई थी। मारिया और जेरोम का मुकदमा एक मीडिया सर्कस बन गया। इस केस के भयानक सच ने पूरे देश को जकड़ लिया। अभियोजन पक्ष ने दोनों पर हत्या, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने के आरोप लगाए। उनकी दलील थी कि ये एक सोची समझी साजिश थी कि जेरोम जैसा एक ट्रेंड नेवी ऑफिसर चाहता तो नीरज को बिना मारे आसानी से काबू कर सकता था। उन्होंने दोनों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की। बचाव पक्ष ने एक अलग कहानी पेश की। जेरोम के वकीलों ने कहा कि हत्या अचानक हुए झगड़े में हुई। वहीं मारिया के वकील ने उसे एक असहाय पीड़िता के रूप में पेश किया, जिसे अपनी जान के डर से इस सब में शामिल होना पड़ा। पूरी केस आखिर में एक सवाल पर आकर टिक गया कि क्या ये इरादतन हत्या थी या गुस्से में अचानक किया गया अपराध, जिसे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कहा जाता है। जज ने सबूतों पर ध्यान दिया। हत्या का हथियार एक किचन का चाकू था, जिसे बाहर से लाया नहीं गया था। जज ने माना कि जेरोम का कोच्चि से अचानक मुंबई आना प्लानिंग की कमी को दिखाता है। वो मारने के इरादे से नहीं, बल्कि जलन और गुस्से के आक्रोश में आया था। इसी तर्क के आधार पर कोर्ट ने माना कि ये एक गैर इरादतन मानव वध था, हत्या नहीं। जज के मुताबिक कत्ल अचानक हुए झगड़े के दौरान बिना किसी पूर्व प्लानिंग के हुआ था। जुलाई 2011 कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और पूरे देश में एक शॉक वेव दौड़ गई। एमिल जेरोम मैथ्यू को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया गया और 10 साल की सजा सुनाई गई। सबूत मिटाने के लिए उसे 3 साल की अतिरिक्त सजा मिली, जो साथ साथ चलनी थी। मारिया सुसैराज को हत्या और साजिश के आरोपों से बरी कर दिया गया। कोर्ट ने माना कि नीरज को मारने में उसका कोई सहयोग नहीं था और उसका कोई मकसद भी नहीं था। उसे सिर्फ सबूत मिटाने का दोषी पाया गया और 3 साल की जेल की सजा सुनाई। इसका नतीजा ये हुआ कि मारिया सुसैराज, जो मुकदमे के दौरान पहले ही 3 साल से ज्यादा जेल में बिता चुकी थी, तत्काल रिहाई की हकदार बन गई। फैसले के अगले ही दिन वो जेल से एक आजाद औरत के तौर पर बाहर आ गई। मारिया सुसैराज की रिहाई ने जनता के गुस्से को और भड़का दिया। नीरज ग्रोवर के परिवार के लिए ये एक बड़ा अन्याय था। वो मारिया को इस पूरी त्रासदी का मास्टरमाइंड मानते थे और उसकी इतनी कम सजा उन्हें अपने बेटे की याद का अपमान लगी। न्यूज चैनलों ने फैसले की कड़ी निंदा की। अदालत ने कानून के दायरे में फैसला सुनाया था, लेकिन जिस क्रूरता से सबूत मिटाए गए थे, उसे देखकर जनता के मन में हमेशा एक सवाल बना रहेगा, क्या वाकई इंसाफ हुआ? एमिल जेरोम मैथ्यू अपनी सजा पूरी करके रिहा हो चुका है। नीरज ग्रोवर की कहानी एक ऐसी पहेली है जिसका कोई आसान जवाब नहीं। यह हमें याद दिलाती है कि कैसे इंसानी जज्बात, महत्वाकांक्षा, प्यार और जलन जब हद से गुजर जाएं तो वो कितनी भयानक शक्ल ले सकते हैं। अदालत ने कानून के हिसाब से फैसला सुनाया, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या कानून और इंसाफ हमेशा एक ही होते हैं? इस केस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और ऐसे ही और ट्रू क्राइम विश्लेषण के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका सूत्रधार और आप देख रहे हैं क्राइम सीन्स इंडिया।